अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। जी सर ताहिर एक मरतबा फिर आपके सामने जो है एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। सर ताहिर फ्रॉम अलेक्सा हाई स्कूल, ठीक है। आपकी उर्दू के सर आप पहले मुझे जानते हैं, ठीक है। तो अब आज आपका लेक्चर नंबर जो है वो हमारे पास 5, इससे पहले आप 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 हमारा ग्रामर का होगा। इट्स क्लियर? तो अभी देखिए बेटा, ग्रामर का आपने ग्रामर बुक उठा लें, साथ अपनी पेंसिल भी उठा लें। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। आपने सफ़ा नंबर ग्रामर का 16 का 21, ठीक है। सफ़ा नंबर 16 का 21 तक हमने पढ़ना है। सफ़ा नंबर 16 जो है इसे ओपन करें। यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आएगा बेटा, ग्रामर सफ़ा नंबर 16 का 21 पढ़ना है। टॉपिक आपका है इसमें मारफा की इकसाम। क्लियर हो गया जी? देखें अब इसमें मारफा की 4 इकसाम हैं। इसमें इलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ठीक है। इसमें इलम शमसुल उलमा मीर हसन इकबाल के शमसुल उलमा मीर हसन इकबाल के उस्ताद थे, ठीक है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह पाकिस्तान के बानी हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली उर्दू के पहले तनकीद निगार थे, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके ऊपर मसलन डाल देना। आपको पता नहीं हम फिक्रात करते हैं, फिर आगे नीचे जो लिखा हुआ नजर वाला जो है जुमलों में शमसुल उलमा, कायद आज़म, आली ऐसे खास इसम हैं जो किसी खास शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल होते हैं। कवायद की रूह से ऐसे अल्फाज को इसमें इलम कहा जाता है। अलम के लफ्ज़ मायने निशान या अलामत के हैं, ठीक है। हमने इसकी डेफिनेशन करनी होगी। ये 2 लाइनें अगर नहीं भी आप करते हैं तो आपने इसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन लाजमी करनी है हर किसी। इट्स क्लियर हो गया? और इसकी आपने साथ साथ जो है प्रैक्टिस करके खुद ही इसको टैली भी करना है। डेफिनेशन याद करनी है, उसको एग्जाम्पल देनी है, तो उसको आपने आर पी करके अच्छे से याद करके उसकी आर पी करनी है। इसलिए आप देखें यहाँ जो है इसमें अलम की क्या आपकी डेफिनेशन है, वो ख़ास नाम जो किसी शख्स की पहचान के लिए इस्तेमाल हो, इसमें जो है अलम कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें अलम की इकसाम कितनी है? और इसमें अलम की 5 इकसाम हैं। नंबर 1 खिताब, नंबर 2 लक़ब, फिर तखल्लुस, फिर कुनिया, फिर उर्फ, ठीक है। तो इसमें अलम की 5 इकसाम मज़ीद हो गई। आप इसमें इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। खिताब, सर इलामा इकबाल, पहले भी आपको क्लास में बताता रहता हूँ, सर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। इन तमाम फ़िक्रात के ऊपर मसलन डाल दें और ये 3 फ़िक्र आपने एग्जाम्पल के तौर पर याद करने होंगे और साथ आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी होगी। क्लियर हो गया? अच्छा, आप देखिए इसकी डेफिनेशन। दूसरा फिक्र देखिए पहले, रुस्तम ज़मा गुलाम मोहम्मद बड़ा ताकतवर पहलवान था। उसके बाद है शमसुल उलमा सैयद मीर हसन फारसी के उस्ताद थे, ठीक है। अब वो ख़ास नाम तो किसी शख्स को उसकी इल्मी और अदबी खिदमात या किसी मुनफरिद काम के सिले में हुकूमत की तरफ से दिया जाए खिताब कहलाता है, ठीक है। आजकल खिताब की जगह एजाज ने ले ली है, यानी खिताब की जगह एजाज भी इसको कहते हैं। अब कोई शख्स खास इल्मी या अदबी काम करता है या कोई कौमी खिदमत अंजाम देता है तो हुकूमत उस खिदमत के सिले में उसे एजाज से नवाजती है। हुकूमत पाकिस्तान के चंद मशहूर एजाज़ात दर्ज झैल हैं: निशान हैदर, सितारा जुर्रत, सितारा खिदमत, सितारा इम्तियाज़, तमगा पाकिस्तान वगैरह, ठीक है। तो ये एजाज। अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग देखें, लक़ब। अब मसलन के लिए खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह एक नामवर मुस्लिम सिपह सलार थे। उसके बाद नेक्स्ट देखें फिक्रा, कायद मिल्लत लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान के दूसरे खलीफा थे, ठीक है। ये आपने मसलन 3 मिसालें तैयार करनी है तैयार। अब इसमें अब डेफिनेशन इसकी देखिए क्या है, वो ख़ास नाम जो किसी खूबी या सिफ़त की वजह से अवाम में मशहूर हो जाए लक़ब कहलाता है। किसकी वजह से? किसी ख़ास खूबी और वस्फ़ की वजह से मशहूर हो जाए। जैसे कायद मिल्लत, अपने पढ़ा है कायद मिल्लत लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले कायद मिल्लत मशहूर हो गया हुकूमत की तरफ से, तो वो क्या हो गया? लक़ब उसको दे दिया गया। इस तरह खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह यानी अल्लाह ताला के सैफुल्लाह थे वो, तो एक नामवर मुस्लिम सुपर सलार थे। तो इसमें सैफुल्लाह जो है वो मतलब कि उनका लक़ब हुआ, ठीक है, वस्फ़ हुआ, उनका लक़ब हुआ। तो वो खूबी या वो ख़ास वस्फ़ जो नुमाया जो किसी शख्स को वो मतलब
कि ख़ास नाम जो किसी खूबी या सिफ्त की वजह से अवाम में जो है वो मशहूर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, लक़ब कहलाता है। ठीक है, अब लक़ब के बाद आप आगे तखल्लुस देखें। तखल्लुस भी अक्सर आपको क्लास में बताता रहता हूँ कि शायर जो है वो अपनी जो है शायरी में अपने नाम की जगह पर जो नया नाम रखते हैं ताकि उनको शायरी में शायरी की वजह से मतलब कि शेरों की वजह से वो नाम मशहूर हो जाता है और लोगों को उनकी पहचान भी हो जाती है। तो इस नाम को तखल्लुस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, मीर तकी मीर गज़ल गो शायर थे। अब मीर तकी मीर तो है, आगे फिर दोबारा मीर है और उसके ऊपर आपको मैंने बताया हुआ निशान भी होता है। ये देखें, ये मीर लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये साइन है। ये साइन ही आपका जो है ये निशान की अलामत आपके तखल्लुस की है। ठीक है, हर शायर अपने तखल्लुस के साथ ये अलामत इस्तेमाल करता है। अब मीर तकी मीर गज़ल गो शायर थे तो मीर तकी मीर का मीर जो है वो तखल्लुस हो गया। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब आगरा में पैदा हुए, अपनी शायरी में वो गालिब इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए गालिब उनके ऊपर जो ये साइन बना हुआ है आपका तखल्लुस का, तो ये आपका तखल्लुस की अलामत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का मज़ार लाहौर में है। अब देखें, आज़ाद जो है वो उनका तखल्लुस है शायर का, तो वो उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, इसके तखल्लुस को ज़ाहिर करता है। अब इसकी आप डेफिनेशन देख लें, वो मुख्तसर नाम जो शायर अपने असली नाम के बजाय अपने इशार में इस्तेमाल करे तखल्लुस कहलाते हैं। अब कुनियत क्या है, अब इसमें भी देखें, मसलन मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया। अबू जहल इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था। उम्मे कुलसूम एक बहादुर लड़की है। ये तो आपके मसलन मतलब 3 फिक्रे हो गए, हर किसी के 2 3 4 फिक्रे आपने याद करने होंगे, साथ इसके आपने डेफिनेशन याद करनी होगी। अब डेफिनेशन इसकी क्या है, वो नाम जो माँ बाप या बेटे या किसी और रिश्ते की निस्बत से पुकारा जाए कुनियत कहलाता है। कैसे, मोहम्मद बिन कासिम का बेटे, ठीक है, वो उसके मतलब के कासिम की वजह से मशहूर हैं, तो फिर क्या है, उनकी ये कुनियत है। सही हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, उर्फ। पेज नंबर 18 ओपन कर लें और यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आएगा उर्फ। उर्फ क्या है, अज्जू बाजार से नाश्ता लाया। ठीक है, उसके बाद शीला खेतों में काम करता है। जीला निहायत चालाक लड़का है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आपको अज्जू, शीदा और जीला ये नाम जो हैं ऐसे हैं जो प्यार या हकारत। अब इसके पहले तो डेफिनेशन देखें, वो नाम जो प्यार, मोहब्बत या नफरत की वजह से मशहूर हो जाएं उर्फ कहलाते हैं। जैसे रशीद से, ये रशीदा खेतों में काम करता है, नाम तो उसका रशीद होगा, उसको शीदा कह दिया गया है। इसका मतलब नाम उसका ये जीला है तो नाम उसका जलील होगा। ठीक है, तो जलील से जीला बन गया। इसी तरह अज्जू अजय है, अजय से अज्जू कहने लगे होंगे, तो वो नाम जो प्यार से या मोहब्बत से जो है रख दिया जाए वो आपका क्या कहलाता है और वो मशहूर भी हो जाए, और वो क्या कहलाता है, आपका उर्फ कहलाता है। क्लास में मैं आपको बताते रहता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आप देखें, इसमें ज़मीर डाकिया अवाम का खादिम है। ये आपका इसमें ज़मीर नेक्स्ट मतलब आ गया है। डाकिया अवाम का खादिम है, सर्दी हो या गर्मी, इसको आपने सिर्फ पढ़ना होगा। ठीक है, आंधी हो या बारिश हो, कभी अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं होता। वो डाक तकसीम करने के लिए गली गली घर फिरता है। उससे लोग खतूत, पार्सल और मनी ऑर्डर लेते हुए दिखाई देते हैं। वो अपनी ड्यूटीज़ ज़्यादातर साइकिल या बाज़ औकात पैदल चलकर ही अंजाम देता है। ठीक है, अब देखिए, ये पहले आ गया था डाकिया अवाम का खादिम है, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो या बारिश हो, कभी अपने। अब देखिए यहाँ पर दोबारा उन्होंने डाकिया में लिखा बल्कि लफ्ज़ अपने आ गया, फ़र्ज से गाफिल नहीं होता। इसी तरह आगे वो, अब दोबारा डाकिया लफ्ज़ नहीं डाला बल्कि लिख दिया वो डाक तकसीम करने के लिए गली गली घर घर फिरता है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा डाकिया नहीं है बल्कि उससे लोग खत, पार्सल, मनी ऑर्डर लेते हैं वगैरह वगैरह। अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप, वो लफ्ज़ जो बातचीत में या इबारत में किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। ठीक है, वो नाम जो जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो नाउन और नाउन नाम होता है, जैसे अहमद है तो वो उसका नाम है, हम उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। मैं उसको अहमद नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो लड़का बैठा है, वो लड़का पढ़ता है, वो खाता है, पीता, सो मतलब उसको मैंने इशारे में बोला है, यही उसका प्रोनाउन है। ठीक है, अब प्रोनाउन को ही उर्दू में जो है वो इसमें ज़मीर कहते हैं। ठीक है, नाउन नाम इसम और प्रोनाउन का इसमें ज़मीर आ गया। इसके लिए अब फिर इसकी डेफिनेशन देखें, वो लफ्ज़ जो बातचीत में या इबारत में किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, इसमें ज़मीर कहलाता है। मसलन वो, उस, उन्हों, तुम,
میں, ہم, آپ, میرا, وہ, وغیرہ اس میں ضمیر ہیں. ٹھیک ہے, اچھے سے سمجھ آ گیا آپ کو. اوپر والی بات سے آپ نے پڑھنی ہے اور یہ ڈیفینیشن اچھے سے یاد کرنی ہے. اب آگے اس میں ضمیر کی مزید حالتیں دیکھیں کتنی ہیں. اس میں ضمیر کی کچھ حالتیں ہیں. اس میں ضمیر کی 3 حالتیں ہیں: ضمیر غالب, ضمیر حاضر, ضمیر متکلم. ضمیر غائب: وہ صبح سویرے باغ میں گئے, انہوں نے سبق یاد کیا, اس نے چوری کی. یہ تو مثلاً اس کے اوپر ڈال دیں, ڈیفینیشن وہ کریں گے آپ ایگزامپلس. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں کیا ہے. ضمیر غائب ایسے شخص کی جگہ استعمال ہوتی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہو لیکن وہ خود حاضر نہ ہو. ٹھیک ہے, جیسے میں کہوں کہ احمد کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ احمد جو ہے وہ اچھا لڑکا ہے اور اس وقت کلاس میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, بہت چست ہے, وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے, اس میں تعریفیں کرتا جا رہا ہے, لیکن میں وہ یہ اشاروں سے کی بات کر رہا ہوں, وہ موجود نہیں ہے بندہ. تو یہ ضمیر غائب آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ضمیر حاضر یا ضمیر مخاطب کیا ہے. آپ نے چائے پی, تم اسلام آباد گئے, یہ تمہارا گھر ہے, مثلاً یہ. اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. وہ ضمیر جو کسی ایسے شخص کے نام کی جگہ استعمال ہو رہی ہو جو سامنے حاضر اور موجود ہو تو ضمیر مخاطب یا ضمیر حاضر کہلاتے ہیں. اس وقت آپ میرے سامنے سے موجود ہیں, میں آپ سے مخاطب ہوں اور بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سمجھ بھی رہے ہو, سن بھی رہے ہو, اور میں بھی آپ کی بات مطلب سامنے ہے تو سن رہا ہوں, سمجھ رہا ہوں بات. تو یہ آپ کا کیا کہلائے گا, ضمیر حاضر. اب ضمیر متکلم کیا ہے. میں اسکول جاتا ہوں, مجھے لاہور جانا ہے, ہم کرکٹ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں ڈیفینیشن اور فکرے کرنے آپ نے. ٹھیک ہے, اب اس میں ڈیفینیشن کیا ہے آپ کی. کوئی بات کرنے والا خود اپنے نام کی جگہ جو ضمیر استعمال کرتا ہے ضمیر متکلم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, مجھے لاہور جانا ہے, اپنے بارے میں نے استعمال کیا ہے. طاہر اسکول جانا ہے, ایسے نہیں ہو کیونکہ میں نے اپنا نام لے لیا ہے, بلکہ میں کہوں گا مجھے اسکول جانا ہے, مجھے کراچی جانا ہے, مجھے جو ہے وہ مطلب کہ شارقین کالونی میں جانا ہے, مطلب کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے, اپنے بارے میں آپ نے استعمال کیا ہے تو وہ آپ کا ضمیر متکلم کہلائے گا. اٹس کلیئر. چلیے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ پیج نمبر 19 کا, اس میں آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے. اس میں اشارہ. یہ عمارت شاندار ہے, وہ میرا بھائی ہے, اس گھر میں 5 کمرے ہیں, ان لڑکوں نے سچ بولا. اب یہ اور ساتھ اس کی ڈیفینیشن. یہ آپ کی ہیڈنگ کون سی ہے, اس میں اشارہ, اور پیج ہمارا 19 چل رہا ہے. وہ لفظ جو کسی شخص, جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو اس میں اشارہ کہلاتا ہے. کلیئر ہو گیا. اب آگے ہے اس میں اشارہ کی اقسام. اس میں اشارہ کی مزید 2 اقسام ہیں. پیج نمبر 20 اوپن کریں اس کے لیے. اس میں اشارہ کی مزید 2 اقسام ہیں. اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید. ٹھیک ہے, اب اس میں اشارہ قریب کیا ہے. وہ مطلب چیزیں جو قریب کی طرف جو اشارہ کرتی ہیں. جیسے پہلے دیکھیں اس میں اشارہ قریب, اس کی مثالیں دیکھیں. یہ قلم احمد کا ہے, اس باغ میں گلاب کے پھول ہیں. اب دیکھیں ڈیفینیشن اس کی. وہ اسم جو نزدیک کی کسی چیز, جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کرے اس میں اشارہ قریب کہلاتا ہے. جیسے میں کہوں یہ بورڈ ہے, میں نے قریب کی طرف اشارہ کیا, اور میں کہوں کہ وہ بورڈ مارکر ہے, دور چلا گیا نا اب آپ سے. تو جو چیز دور کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ اس میں اشارہ کیا ہو جاتا ہے, بعید ہو جاتا ہے. اور جو چیز قریب کی طرف اشارہ کرتی ہے تو وہ آپ کا اس میں اشارہ قریب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اشارہ بعید, ویسے میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو. وہ کتاب میری تھی, اس عمارت کی چھت کشادہ تھی. وہ مطلب دور کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. وہ اسم جو دور کی کسی چیز, جگہ یا شخص کی طرف اشارہ کریں اس میں اشارہ بعید کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں موصول دیکھیں. اس میں موصول ہیڈنگ. جیسا کرو گے ویسا بنو گے, جو پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا. یہ اس کے اوپر مثلا ڈال دیں, ایگزامپلز ہیں. جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اب اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. وہ اسم ہے جو جس کے ساتھ جب تک کوئی اور جملہ نہ ملے اور وہ پوری معنی نہیں دیتا, اس میں جو ہے موصول کہلاتا ہے. اس میں موصول سے شروع ہونے والا پہلا جملہ صلہ کہلاتا ہے. مثلا جیسا کرو گے دوسرا جملہ جو پہلے جملے کے ساتھ مل کر مرکب جملہ بناتا ہے, مطلب واضح کرتا ہے, اسے جملہ صلہ کہتے ہیں. مثلا ویسا کرو گے, کیا کیا, جیسا کرو گے. تو کیا کہا, پہلا جو ہے جملے کا پہلا حصہ جیسا کرو گے یہ آپ کا صلہ کہلائے گا. ٹھیک ہے, دوسرا جملہ جو پہلے جملے کے ساتھ مل کر مرکب جملہ بناتا ہے. 2 جملے جڑے ہوئے نا اس میں, پہلے ہے جیسا کرو گے آدھا ہوگا, پھر ویسا کرو گے. اب دونوں فکر جب مل گئے تو ایک مکمل فکرہ بن گیا, اور اس کو مرکب جو ہے وہ آپ کا جملہ بولتے ہیں, مرکب فکرہ کہتے ہیں. اب پہلے والا جو حصہ ہے وہ آپ کا صلہ,
और जो उसके साथ मिलकर दूसरा बनाया है वैसा भरोगे का से बात मतलब समझ आ रही है, वजाहत हो रही है, इसे जवाब सिला कहते हैं। मसलन वैसा भरोगे, सिला और जवाब सिला। क्लियर हो गया, शाबाश। अब आप पेज नंबर 21 ओपन करें। 21 यहाँ पर आपको दर्ज है जुमलों में से बताया है कि खतकुशीदा अल्फाज इसमें इल्म की कौन सी किस्म है। आपने इनकी किस्में बता देनी है कि ये कौन कौन सी हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो है एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, थोड़े से मैं आपको बता दूंगा, बाकी क्रिएटिव वर्क जो होते हैं कोशिश करिए आप खुद ही घर में किया करें, ठीक है। खुद ही आप अच्छे से, फिर आप मुझे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, साथ मुझसे व्हाट्सएप मतलब अपनी आरपी व्हाट्सएप पर भेज कर भी मतलब चेक करवा सकते हो, या आप मुझे क्लास स्कूल में भी आके चेक करवा सकते हो, और साथ जो है कोई भी प्रॉब्लम आप पूछ भी सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो मुझसे, ठीक है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। आप देखें हाली जो है वो उसके नीचे उन्होंने अंडरलाइन किया है, यही उन्होंने कहा खतकुशीदा अल्फाज इसमें इल्म की कौन सी किस्में हैं। तो ये आपको पता है तखल्लुस को जाहिर करता है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो तखल्लुस, इसमें क्या लिख दोगे, इसमें तखल्लुस या खाली तखल्लुस लिख दें, डैश में तखल्लुस आ जाएगा, समझ गए। उसके बाद आप फिक्र नंबर 2 देखें। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह एक जलीलुल कदर पैगंबर थे। अब ये खलीलुल्लाह लक़ब आ गया, ठीक है, लक़ब लिख दे इसमें। इस नंबर 3 देखें। अज्जू ने पानी पिया, अज्जो ने पानी पिया। अब ये क्या हो गया, अज्जो या रज्जो, ऐसे वो नाम जो मतलब रजिया से रज्जो बन गया, तो अजय से अज्जू बन गया वगैरह वगैरह। इस किस्म के नाम जो हकारत से या प्यार से दे दिए जाएँ वो उर्फ़ कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उर्फ़। पहले में मैंने आपको तखल्लुस लिखवाया फिक्रे में, दूसरे में लक़ब, तीसरे में उर्फ़। बाकी ये 2-4 जो रह गए हैं आपने इसको खुद ही से बताएं, आपने निशानदेही कर देंगे, अंडरलाइन जो है समझना है कि क्या है, फिर इसके आगे आपने पुट करना है, लिखना है इसको। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद मुनासिब सवाल नंबर नेक्स्ट देखें। मुनासिब इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। अदनान बहुत नेक लड़का है, डैश हमेशा अपने बुजुर्गों की मदद करता है, वो, ठीक है। अदनान ये बहुत नेक लड़का है, वो हमेशा अपने बुजुर्गों की मदद करता है। ज़मीर का इस्तेमाल करना है ना, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, नेम नहीं बल्कि नाम की जगह इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउन कहलाते हैं, और उर्दू में उसको इसमें ज़मीर कहते हैं, उनका आपने इस्तेमाल करना है। 1-2 और बता देता हूँ। साथ फिक्र नंबर 2 देखें। सादिया और रिजवान घर आए और डैश ने सबक याद किया, उन्होंने सबक याद किया, उन्होंने आ जाएगा। एक और देखें। ए अल्लाह डैश सबका मालिक है, तू सबका मालिक है। इस तरह आपने ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए सारे फिक्रे मुकम्मल करने होंगे। क्लियर हो गया, शाबाश। अब आप पेज नंबर 2 पर आ जाएं। पेज नंबर 2 22। यहाँ पर इसमें इशारा की निशानदेही करते हुए उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें इशारा अब देखें, एग्जाम्पल में दी हुई है, वो इमारत बहुत कदीम है। अब क्या है इसमें इशारा, इसमें इशारा करीब है, इसमें इशारा बईद है। अब वो दूर की तरफ चूंकि इशारा कर रहे हैं तो इसमें इशारा बईद हो गया। इसके ऊपर आप छोटा सा डैश जो लिखा हुआ है इस पर आप लिखेंगे बईद, बे एंड बे दाल, बईद। अब फिक्रा दोबारा फिर से बनाए, कोई और जरूरी नहीं कि ये बनाना है, फिर वो कहते फिक्रा भी बना के देखें। वो दरख्त बहुत बड़ा है, ठीक है, वो कुर्सी बहुत खूबसूरत है, वो पंखा ज़्यादा तेज, यानी वो की तरफ जो भी इशारा कर रहा है वो पंखा ज़्यादा तेज चल रहा है। तो इस तरह जो है आप मतलब कि कोई भी फिक्र यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक फिक्र मैंने आपको लिखवा दिया है, वो दरख्त बहुत बड़ा है। पहले आपने डैश में लिखा बईद, फिर उन्होंने कहा कि जुमला बनाए, जुमले में वो दरख्त बहुत बड़ा है, ठीक है। ये नंबर मुकम्मल जुमला हो गया, नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नंबर 2 में देखें, ये दरख्त आम का है। अब आगे उन्होंने डैश छोड़ दिया कि क्या है, इसमें इशारा करीब है या बईद है। तो ये जैसे मैंने कहा था ये बोर्ड है, तो मैंने करीब की तरफ इशारा किया, तो फिर मैंने बोर्ड मार्कर दिखाया कि ये बोर्ड मार्कर है, ये मैंने करीब की तरफ इशारा किया, ठीक है। तो ऐसी चीज़ जो करीब की तरफ इशारा करती हैं इसमें इशारा बईद होता है, तो यहाँ इसमें इशारा करीब होता है, तो आप इसको करीब लिखेंगे, ठीक है। अब इसका जुमला बना देंगे, ये दरख्त आम का है, यहाँ पर करीब लिखें और करीब के बाद जुमला बना दें, ये मेरा कलम है, ये मेरा कलम है। 2 फिक्रे लिखवा दिए और सारा पहचान लिखवा दी है। मज़ीद आपने जो 2 फिक्रे उन्होंने खुद दिए हुए हैं इनकी पहचान करेंगे, इसमें इशारा बईद है, इसमें इशारा करीब है। फिर इस तरह अपने पास एक जुमला बना दें, लिख दें यहाँ पर इसको, ठीक हो गया, अच्छी समझ आ गई, ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें मसूल का इस्तेमाल करते हुए जुमले मुकम्मल कीजिए। इसमें मसूल आपने पढ़ा था ना, जैसा करोगे वैसा करोगे, और जिसने नेकी की उसने इज्जत पाई, या जो कुछ बोओगे वही काटोगे, इस किस्म के यानी मुरक्कबात जुमले जो होते हैं आपके, पहला सिलाबी और जवाब सिलाबी दोनों मौजूद इनमें होता है, वो आपके इसमें मसूल के फिक्रे होते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने इसमें मसूल आपको दिया हुआ है, फिक्रे मुकम्मल नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है।
तो आपने इसको खुद करना होगा। थोड़ी सी मैं आपको लिखवा देता हूँ एग्जाम्पल, ताकि आपको सही हो जाए, समझ में आ जाए। ये ऐसा करोगे, अब उसके बाद आगे डैश दे दिया है, वैसा भरोगे, ठीक है, वैसा भरोगे। अब नेक्स्ट है, जिसने नेकी की उसने इज्जत पाई, ठीक है, जिसने नेकी की उसने इज्जत पाई। अब नंबर 3 देखें, जो कुछ बोओगे वो ही काटोगे। लास्ट में आपने डैश डैश जरूर लगाना है, ठीक है, जो कुछ बोओगे वो ही काटोगे। इस तरह बाकी जो 2-4 फिक्रे रह गए हैं आपने इनको खुद से कंप्लीट करना होगा। सही हो गया। अब आप पेज नंबर 23 पर आ जाएं, ठीक है। टॉपिक तो हमारा 16 से लेकर यानी कि इसमें मार्फा किस्सा में और 16 से 23 पेज हमने करने थे। अब ये हमारा 23rd पेज का लास्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए इबारत, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए इबारत को जो है दोबारा लिखिए। एक कौवा प्यासा था। अब उसने दोबारा फिर लिख दिया, कौवा पानी की तलाश में इधर उड़ने लगा, कौवे को पानी ना मिला, कौवा मायूस हो गया। कौवे बार बार कौवा लिखा हुआ है, तो देखिए अब नाम मतलब नाउन बार बार आ रहा है, इसम बार बार आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ना। इसीलिए हम जो है कुछ जो है नाउन और कुछ प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। नाउन इसम और प्रोनाउन उसके इसमें ज़मीर आ जाते हैं। अब आपने इसको जहाँ जहाँ इसमें ज़मीर लगता होगा वो आपने ठीक करना है, ठीक है। पहले तो आप इसी में फिक्रे में ठीक कर लेना, फिर उसको जब आपको समझ आ जाए कि मैंने ठीक कर लिया, फिर आप उसको नीचे लिख देना खाली जगह पर। क्लियर हो गया। अब देखें, एक कौवा प्यासा था, अब कौवा काट दें, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगा, ठीक है, डैश लगा हुआ है। उसके बाद फिर कौवा आ गया, कौवे को काट कर उसको पानी ना मिला, ठीक है, यानी गुस्सा आ गया, फिर वो आ गया, इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया। बाकी आप इसको खुद करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जैल पैराग्राफ में से इसमें मार्फा की इकसाम की निशानदेही कीजिए। अब ये बताना है आपने कि इसमें ज़मीर कौन सा है। इसमें उन्होंने नीचे देखिए कुछ बॉक्स बना हुआ, उसमें बताया है कि इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मसूल। आप इसमें से निकाल कर यहाँ पर अलग अलग लिख देंगे। फिर आप ये पूरी इबारत पढ़ेंगे अच्छे से। जो मेहनत करता है वो कामयाब होता है। इस मकूले को सामने रखते हुए जब हम अजीम लोगों की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि वही लोग आसमान का दरख्शां सितारा बने जिन्होंने कोशिश और मेहनत को अपना शिआर बनाया। हमारी तारीफ इन अजीम सुपरसलारों से भरी पड़ी है जिन्होंने अपनी हिकमत अमली से बड़ी फौज पर काबू पाया। इनमें खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इस तरह से अहमद खान, कायद आज़म, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह, लियाकत अली खान जैसे अजीम रहनुमाओं की कोशिश और मेहनत की बदौलत हम एक आज़ाद मुल्क हासिल करने में कामयाब हुए। अल्ताफ़ हुसैन हाली और इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ने अपनी शायरी में भी मुसलमानों को मेहनत और कोशिश का सबक दिया है। ठीक हो गया, ये इबारत हो गई कंप्लीट। अब इसमें चीज़ें आपने इसमें इलम वाले सेहत पर, अब इसमें इलम क्या है, नाम जो है जो मशहूर हो जाए वसफ़ की वजह से, पता है ना आपको, उस लक़ब दिया जाए। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खान के लिए लिखा हुआ है इसमें इबारत में, वो आप लिख सकते हैं। कायद आज़म, इलामा इकबाल। ठीक हो गया, इसमें अलम हो गया। अब इसमें ज़मीर क्या है, आपको पता है नीम की जगह जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो इसमें ज़मीर कहलाते हैं। अब इसमें थोड़े से लफ्ज़ आए जैसे उस, उसके बाद जिन्हों, उन वगैरह, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपके इसमें ज़मीर हैं, नाम की जगह इस्तेमाल होंगे। और भी होंगे, मैंने चंद एक मिसालें दे दी हैं। इसी तरह आगे इसमें इशारा क्या है, जो दूर या नज़दीक की चीज़ों की तरफ इशारा करें, जैसे जो मेहनत करता है, तो इसमें देखें वो एक ही आ गया आपका, वो इसमें इशारा है, वो जो है आपने निकाल कर इसमें यहाँ पर ऐड कर देना। ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें इशारा में वो आ गया और इसमें मसूल। अब मसूल क्या है, इसमें जो मेहनत करता है वो कामयाब है। फिर जो तो आपका इसमें मसूल है, उसमें लिखें। इसी के साथ आपने वो था, वो आप उसमें इसमें इशारा में लिख चुके हो। ठीक है। अब जो के साथ अब देखें आगे जिन्हों, जो कुछ, जैसा कि, ये सारे इसकी हैं, इसमें मसूल की निशानियाँ होती हैं ना, तो इसमें आपने जिन्हों पढ़ा, जिन्हों भी इसमें मसूल में लिख दें और बाकी सिर्फ खुद तलाश करके लिखिएगा। अब मैं फिर करता हूँ जो मैंने लिखवाया। इसमें अलम में आपको मैंने मोहम्मद बिन कासिम, कायद आज़म, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान लिखवाया है, बाकी खुद कर लीजिएगा। इस तरह इसमें ज़मीर में इस, उन और जिन्हों, और इसी तरह इसमें इशारा में वो, और इसमें मसूल में जो और जिन्हों। ठीक है, जो और जिन्हों वगैरह आगे भी सीधा कर लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है वो
पेज 16 था, 23 कंप्लीट हुआ। अब आप जल्दी से जो है पेज नंबर 98 इसी का ग्रामर बुक का ओपन करें, ठीक है, सफ़ा नंबर 98। जी ओपन कर लिया बेटा जी। यहाँ पर आपको टॉपिक नजर आएगा रमूज़े औकाफ, ठीक है। सफ़ा नंबर 98 का 100 यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर टॉपिक है रमूज़े औकाफ। सही हो गया? हाँ जी। अब आगे देखें, आप पेज नंबर 98 ओपन कर लें और टॉपिक है रमूज़े औकाफ। रमूज़ रम्ज़ की जमा है और रम्ज़ का मतलब है इशारा या अलामत। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मायने ठहरने या रुकने के हैं। गोया रमूज़ औकाफ उन अलामतों को कहा जाता है जो किसी इबारत के एक जुमले को दूसरे जुमले या किसी जुमले के किसी एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामात की मदद से जुमलों और इबारत को पढ़ने में आसानी हो जाती है, उनका समझना सहल हो जाता है। सहल अंडरलाइन कर दें, आसान हो जाना, ठीक है। ज़ैल में चंद अलामात उनका इस्तेमाल बताया जा रहा है। अब देखें नंबर 1 हेडिंग क्या है, खत्मा। ऐसा लिखी हुई है ना, खत्मा। खत्मा और ये इसकी अलामत है और ये किस लिए ज़ाहिर की जाती है, जब आपका फ़िक्रा ख़त्म हो जाता है तो इंग्लिश में अगर फ़िक्रा हो तो आप उसमें फुल स्टॉप लगाते हो, अक्सर मैं क्लास में बताता रहता हूँ आपको। और जब आप उर्दू का फ़िक्रा लिखते हो, जब फ़िक्रा ख़त्म होता है तो उसके आखिर में आप डैश लगाते हो, ये वाला, इसको खत्मा बोलते हैं उर्दू में। इसके लिए इंग्लिश में डैश, उर्दू में खत्मा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये अलामत मैं एक दो दूसरा पढ़ूँगा, ठीक है, तो आपने बाकी जो है खुद अच्छे से मतलब एग्जाम्पल याद करनी है और इसकी डेफिनेशन अगर होगी तो वो भी आपने अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है। जैसे ये देखें, पहले डेफिनेशन ये अलामत जुमला मुकम्मल होने के बाद लगाई जाती है। मसलन, अब ये मसलन आ गया, अमीर खुसरू सही मायनों में इंसान दोस्त थे। फिक्र कंप्लीट हुआ। गांव में इसहाक नाम का एक लड़का रहता था। फिक्र खत्म हो गया, आखिर में ये खत्म आ गया, क्लियर। अब आगे वफ़ा या सकता, उसकी कौन सी है सकता की अलामत, ये देखिए, ये सकता, सकता की ये अलामत, ठीक है। अब ये अलामत एक जुमले को के अज्जा को जुदा करने, अल्फाज को अलग अलग करने या छोटे छोटे मरकबात के दरमियान इस्तेमाल की जाती है। मसलन अब देखें, किसी मुल्क में मदीन नाम का एक बुलंद हिम्मत, आला हौसला और साहिब। अब देखें, बुलंद हिम्मत, आला हौसला, बुलंद, दो वर्ड आ गए, दो तीन, इनके दरमियान आपने कौन सा ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, यहाँ किया हुआ है हिम्मत, और दरमियान में आपने ये सकता लगा दिया है, आला हौसला, और जब दो के बाद तीसरा लफ्ज़ आता है उसमें आप और का इस्तेमाल करते हो, और साहिब तदबीर या बादशाह था। अब एक और देखें, इस मिसाल में एक सबक, एक नसीहत और एक अहम इखलाकी नुक्ता पोशीदा है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक सबक, एक नसीहत, दो चीज़ें मेरे साथ मिल रही हैं। अब इनको मतलब के अलग अलग करने के लिए आपने क्या करना है, दरमियान में यही सकते का इस्तेमाल करना है। इस मिसाल में एक सबक, जिसे कौमा आप कहते हो, उर्दू में सकता कहते हो, एक सबक के बाद सकता लगा दें, उसके बाद फिर यूँ पढ़ेंगे एक नसीहत, फिर एक और आ रहा है एक एक अहम इखलाकी, तो उसके दरमियान एक नसीहत के बाद और लफ्ज़ लगाएंगे और एक अहम इखलाकी नुक्ता पोशीदा है। समझ में आ गए? बाकी को देखेंगे। अब इस्तफहामियाँ, ये अक्सर बातचीत क्लास में होती रहती है, आपको पता है कि सवालिया निशान को इस्तफहामियाँ कहते हैं, ठीक है। ये सवालिया, इसी के ये क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क, उर्दू में सवालिया निशान को इस्तफहामियाँ कहते हैं। अब ये अलामत ज़ाहिर फ़िक्रा जब सवालिया होगा तो उसके आखिर में ये लगाएंगे। ऐसे जुमलों को, ये अलामत ऐसे जुमलों के आखिर में इस्तेमाल होती है जिनमें कुछ पूछा गया हो या सवाल किया गया हो। जैसे चीन दुनिया में इन खुसूसियात की बिना पर नुमाया मुकाम रखता है, ठीक है। या फिर आप देर से क्यों आए हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस तरह आ गया, तो फिर ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो फिर आपका इस्तफहामिया कहलाएगा।
अच्छे से समझ आ गई। जो भी फिक्र आता होगा, जैसे आप क्या आप जो है पढ़ते हो, आप कब स्कूल जाते हो, मतलब कोई भी सवाल जो मतलब हमने सवाल किया है फिक्रे में, तो उसके आखिर में ये क्वेश्चन मार्क यानी अपना इस्तिफहामिया का निशान आएगा। क्लियर हो गया। अब आगे वावेन ये वाली दो अलामतें, ये ठीक है आ रही नजर, इसको वावेन कहते हैं। ये अलामत मुकालमे के दौरान में या किसी कलमात का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मसलन नोबल प्राइज़ का नाम आलमी सतह पर बहुत मारूफ और जाना पहचाना जाता है, ठीक है। और इसके अलावा मुहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब मेरा भाई में कायद-ए-आज़म की खूबियाँ बयान की। अब नोबल प्राइज़, ये देखिए नोबल प्राइज़, ये ऐसे वावेन के अंदर लिखेंगे और का नाम आलमी सतह पर बहुत जी नोबल प्राइज़ का नाम आलमी सतह पर बहुत मारूफ और जाना पहचाना जाता है। मारूफ और जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें ये जो नोबल प्राइज़ है मौलूमात के अंदर आ गया वावेन के, तो इसी को वावेन कहते हैं। कोई भी फिक्र आपने लिखने से आपने मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब मेरा भाई, अब मेरा भाई जो है वावेन में आ गया है, कायद-ए-आज़म की खूबियाँ बयान की गई हैं। क्लियर होगी बात। अब आगे निदाइया या फजाइया, ये भी अक्सर मैं आपको जो है क्लास में बताता रहता हूँ। देखिए किस अलामत को कहते हैं, ठीक है। ये अलामत आपकी इसकी होती है निदाइया या फजाइया की। अब इस अलामत का इस्तेमाल इन अल्फाज के बाद किया जाता है जो किसी आवाज़ को देने, इजहार अफसोस करने या हैरत का इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। मसलन काश के बाद आपने क्या यही निदाइया का निशान लगाना है या फेल ना होता। और बहुत खूब निदाइया, तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब कोसैन, नेक्स्ट हेडिंग है कोसैन। ये अलामत जुमला मुतरज़ा या किसी चीज़ की वजाहत या तशरीह के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन हमारी ज़मीन सूरज जो कि ज़मीन से 9 करोड़ मील दूर है के गिर्द घूमती है। मेरा भाई, अब देखें जो कि लाहौर में रहता है, लाहौर को आपने कोसैन में लिख दिया, आया हुआ है, ठीक है। अब बाकी आपने इसको जो है खुद, अब आप पेज नंबर जल्दी से 100 ओपन कर लें, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, रमूज़े औक़ाफ़ का इस्तेमाल करते हुए पैराग्राफ को दोबारा लिखें। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ। किसी गांव में एक गडरिया रहता था। वो हर रोज़ सुबह अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर करीबी जंगल में ले जाता। अब देखें किसी गांव में एक गडेरिया रहता था, यहाँ पर आप डैश लगा देंगे और वो हर रोज़ सुबह अपनी बकरियों का रेवड़ लेकर करीबी जंगल में ले जाता। ये इसके बाद आपने यही जो है कोमा का निशान लगा देना है, ठीक है। आपको बताया था कोमा, तो वो जल्दी से आप जो है ऐसे ये डबल नहीं बल्कि 1 कोमा जो है वो लगाएंगे आप, ठीक है, ये वाला ऐसे। अच्छा, इसके बाद आगे है उन्हें दिन भर वहाँ चुराता और शाम को लेकर घर वापस आ जाता। इसके बाद डैश, बाकी आपने इस साल लगाकर वो में ये फिल्मी डैश में मुकम्मल करना होगा, ठीक है। अब आगे खत्मा, सत्ता, इस्तिफहामिया, वावेन, फजाइया का इस्तेमाल करते हुए एक जुमला जो है वो लिखें। एक जुमला भी कर सकते हैं ऐसा पैराग्राफ की शक्ल में, लेकिन उन जुमला क्या है, कोशिश करें आप एक जुमला ही लिखें। फॉर एग्जाम्पल, अहमद अच्छा लड़का है। अहमद अच्छा लड़का है लिख दें इसके ऊपर और उसके बाद आप डैश लगा दें। फिर उन्होंने कहा कि जिसमें सकता आ जाए वो जो है सुबह सवेरे उठता है, नमाज पढ़ता है, कुरान पाक की तरफ नमाज, फिर कोमा कुरान पाक की तिलावत करता है और स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। तीसरे में फिर और आ जाएगा, स्कूल के लिए तैयार होता है। इस तरह अभी 2 फिक्रे हो गए हैं। और फिर आप मज़ीद जो है कोशिश कीजिएगा अपने पास ऐसे फिक्रे लिख लें जिसमें आपका कोमे का निशान आ जाए, फजाइया का निशान आ जाए, तो इस तरह 2-4 फिक्रे और आप लिख लेंगे। अब हमारा टॉपिक यहाँ पर मतलब पेज था जो है 90 था 100, यह हमारा कंप्लीट हुआ।
अगर आपको समझ नहीं कोई चीज़ आ रही होगी इसमें, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब आप एक छोटा सा हमारा जो है वो टॉपिक रह गया है, ठीक है। आप जो है इसके लिए पेज नंबर 153 ओपन करें, ठीक है। 153 पेज मिल गया सबको? ओके, यहाँ पर आपको बेटा 153 और 152 पर आपको एक जो है कहानी नजर आ रही होगी, एक कौवा और लोमड़ी, ठीक है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, सफ़ा नंबर 152, कहानी खुशामद बुरी बला है, ठीक है। खुशामद बुरी बला है। अब देखें, ये आप यहाँ पर लिखी हुई है, अच्छे से आपने इसको पढ़ लेना है और जो है अपने अल्फाज में आप इसको याद करके इसकी आरपी करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपको पढ़ देता हूँ, इशारे में भी आ सकती है, जैसे भूखा कौवा डैश पनीर डैश डैश दस्त वगैरह, ठीक है। इस तरह इशारों में भी दे सकते हैं। आपने अच्छे से ज़हनशी करके फिर आपने यही आपने पढ़ी होगी तो आप लिख सकते हो। थोड़ी सी मैं फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ देता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवे को कहीं से पनीर का एक टुकड़ा मिला। उसने सोचा क्यों ना इस टुकड़े को कहीं आराम से बैठकर खाया जाए। करीब ही उसे एक घने दरख्त की शाख नजर आई। वो झट से शाख पर जा बैठा। अभी उसने पनीर खाना शुरू नहीं किया था कि उधर से एक लोमड़ी का गुजर हुआ। लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि आखिर में ऐसी क्या तरकीब लड़ाऊं कि ये टुकड़ा हासिल कर लूँ, ठीक है। अब इसमें सारा आपने इसको मुकम्मल पढ़ना है। मुकम्मल पढ़ने के बाद अब लास्ट में देखिए इसका नतीजा क्या निकल रहा है। इखलाकी सबक सच है कि खुशामद बुरी बला है। ये आपकी कहानी इसका कंप्लीट हो गई। और वो ज़रूरी नहीं कि आपको ये मतलब कि इसमें लिखें कि इखलाकी सवाल इसका बनकर भी आ सकता है कि दरअसल उन्वान पर कहानी लिखें, एक कौवा और लोमड़ी, इस तरह भी। या फिर अगर वो आपको कौवा और लोमड़ी नहीं देते तो फिर आपको पता है ना कि इसका उन्वान आपको दे देंगे कि दरअसल टॉपिक पर या दरअसल इखलाकी सबक पर एक कहानी जो है वो लिखें। फिर आप कोई सी भी कहानी इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल टॉपिक आपको दे दिया जाए कि खुशामद बुरी बला है। अब जरूरी है कि उसमें से आपने कौवे वाली लिखनी है, कोई और भी आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जैसे ही आपके सामने इखलाकी सबक है उसको आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद जल्दी से आप उसको कहानी को आप लिख लें, ठीक है। तो ये अब आपका पेज नंबर 152 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आज हमारा जितना टॉपिक था लेक्चर ग्रामर का आपको सारा मैंने पढ़ा दिया है। हमारा ये लेक्चर भी यहाँ कंप्लीट हुआ। और ये चीज़ जो है ये देखिए यहाँ पर आपने इसको 1 बाय 1 एक 2 पेजेस याद करते रहना है। ये आपकी डायरी हो गई। इसको फिर आपने आरपी करके ना आरपी भी इसकी डेली करते रहना है 1-2 पेजेस की, ठीक है। टॉपिक हमारा यहाँ आज लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। अब फिर एक और नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।